चलिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हमने लिखना सीखा है कि हम किस कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट से दोनों केसेस में हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला बताया था, जरा बताओ तो। इसके लिए था माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और इसके लिए क्या बताया था, प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। आज की अटेंडेंस कौन लेगा, जल्दी बताओ, सबका नंबर आ जाएगा एक दिन। आलिशा तुम ले लेना, ठीक है। देव साहब का स्वागत कर दो जरा एक बार ताली बजा के। कहाँ रहते हो भाई साहब आप? सॉरी को अगर ज़्यादा यूज़ किया जाए ना तो ये खतरनाक हो जाता है बेटा, मजाक मत बनाओ शब्द का। चलिए, अब देखिए ये जो हमने पढ़ा था ना, ये क्या है, डेल्टा। डेल्टा आर जो है दिस इज द डिफरेंस ऑफ R2 माइनस R1, सही है क्या? और डेल्टा पी जो है दिस इज द डिफरेंस ऑफ P2 माइनस P1, सही है क्या? बोलो जल्दी। ठीक है, तो देखो ये क्या है, और डेल्टा टी इज इक्वल टू हमने लिखा था T2 माइनस T1, ये भी ठीक ही है। तो ये जो हमने पढ़ा है ना अभी, ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है ये? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, तो अभी देखिए दो टर्म हम यूज करते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो कि हमने पढ़ चुके हैं, और एक होगा इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आया समझ में आपको? अब दोनों में फर्क समझने के लिए, गाड़ी पे बैठते हो, गाड़ी स्कूटी चलाते होगे या बैठे होगे, सामने हैंडल पे एक मीटर लगा होता है, एक निडल होती है या डिजिटल क्लॉक चलती रहती है। मान लीजिए आपने 10 बजे AM पर A पोजीशन से चलना स्टार्ट किया और आप B पोजीशन पर 11 AM पे पहुंच गए, और इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, 60 किलोमीटर मान लेते हैं। बताइए स्पीड क्या है? बोलो स्पीड क्या है? स्पीड क्या है बोलो? 60 किलोमीटर पर आवर। सबको पता चल गया ये? ठीक है, लेकिन यहाँ समझने की बात ये है, सोच रहे होंगे कि सर 6 क्लास की चीज़ क्यों बता रहे हैं। देखिए शुरुआत में जब 10 बजे थे तो आपकी गाड़ी का जो मीटर होता है ना, एक मीटर होता है जो दिखाता है कि किसी पर्टिकुलर 10 बजे क्या स्पीड है, 10:05 पे क्या स्पीड है, 10:10 पे क्या स्पीड है। ऐसी एक निडल लगी होती है पुरानी गाड़ियों में, नयों में डिजिटल आता है। तो क्या हर समय वो मीटर एक ही रीडिंग दिखा रहा था क्या? बोलो, अलग अलग दिखा रहा था ना। तो जब उसने अलग अलग रीडिंग दिखाई ना, तो उसके लिए एक हम अलग टर्म यूज करेंगे, वो है इंस्टेंटेनियस। किसी इंस्टेंट पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो रेट दिखाया, स्पीड है गाड़ी का, वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस। ये जो हम निकालते हैं ये एवरेज है। 10 बजे जब हमने गाड़ी स्टार्ट की स्पीड 0 था, फिर धीरे धीरे 5 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, कभी 100 भी गया, कभी 80 भी हुआ, फिर वापस से 20 हुआ, 10 हुआ, 0 हुआ, क्योंकि जब पहुंच गए 11 बजे तो थोड़ी भगाओगे गाड़ी को। क्लियर है ना ये बात सबको?
बोलिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमको समझना है कि किसी एक टाइम पर जो स्पीड है, कोई एक टाइम आपने निकाला, वो जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस है, और एक लंबे स्पान, एक टाइम इंटरवल में जो स्पीड है वो क्या है, एवरेज स्पीड। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ग्राफ से इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एंड, मैं आई से लिख रहा हूं, इसको पूरा नहीं लिख रहा हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। किससे? ग्राफिकल से, ग्राफिकल मेथड से। फिजिकल में, फिजिक्स में ग्राफ्स बहुत होते कि नहीं होते हैं? चलो क्या ले रहे हैं हम ले रहे हैं कंसंट्रेशन। किसका ले रहे हैं? हम ले रहे हैं कंसंट्रेशन या तो प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का। ले लीजिए, ग्राफ ले लीजिए। ठीक, तो यहां हमने ले लिया टाइम और यहां हमने ले लिया कंसंट्रेशन। किसका लेने? किसी का भी ले सकते हो आप, लेकिन जिसका लोगे ना उस पर डिपेंड करता है कि ग्राफ कैसा बनेगा। सपोज आपने लिया रिएक्टेंट का। किसका ले लिया? रिएक्टेंट का। क्लियर है? बोलिए। तो देखिए, शुरुआत में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो मैक्सिमम था, सारा का सारा रिएक्टेंट था। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ी तो रिएक्शन का कंसंट्रेशन कम हुआ और इस तरह से कम होता गया। सही है क्या ये बात? बोलिए। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इसको आप R0 कह सकते हो, इनिशियल कंसंट्रेशन। या इसको नहीं, इनिशियल नहीं बोलो, आप बोलो कंसंट्रेशन। हाँ, इनिशियल बोल सकते हो उसको। कंसंट्रेशन जो सबसे शुरू में है, जैसे ही हमने स्टार्ट किया था। और नीचे देखो, अब ग्राफ से कैसे निकालोगे आप? 2 पॉइंट ले लो कोई भी, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे हम? दोनों एक्सिस पे डालेंगे। ये हमारा 0 है, टाइम का भी 0 है और कंसंट्रेशन का भी 0 है। तो ये पहला पॉइंट क्या आया हमारा? R1। दूसरा क्या आया? R2। दिख रहा है नहीं दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है स्क्रीन? और ये होगा T1 और T2। गैप साफ समझ में आ रहा है? इसका जो गैप होगा इसको हम लिखेंगे डेल्टा T। इसका जो गैप होगा इसको हम लिखेंगे डेल्टा R। फॉर्मूला आपके पास है, निकाल देंगे आप। हैं, निकाल सकते हैं ना इस बात को तुम? बोलिए। बोलिए, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं? यहाँ दूसरा ग्राफ हम ले सकते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का। तो ग्राफ ऐसे आएगा। कैसे आएगा? प्रोडक्ट पहले 0 था, धीरे धीरे क्या करेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना ग्राफ? फिर से फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, फिर से आप इसको कीजिए। मेरी आवाज तो आ रही है सबको? हाँ, तो बोलते रहिए जिससे मुझे भी थोड़ा सांत्वना मिलती रहे। ठीक है, तो ये क्या हो गया नीचे वाला P1, ये क्या हो गया P2, ये हो गया T1 और ये हो गया T2। तो यहाँ भी डिफरेंस निकल जाएगा। ये क्या है? डेल्टा T। ये क्या है? डेल्टा P।
इस वाले में क्या लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड बोलेंगे इसको हम, क्या लिखेंगे, प्लस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सही है क्या? और ऊपर वाले में क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। साइन कौन सा लगाएंगे, साइन माइनस का लगाएंगे तो निकल गया। ग्राफ से आपको कंसंट्रेशन का पता चल गया, आप निकाल सकते हो। क्लियर है क्या नहीं है, बोलो जल्दी बोलो, क्लियर है क्या? अच्छा, अब आते हैं मेन समस्या पर, जो हमने इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस को कैसे निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस फिर से एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए इसमें क्या है, फिर से हम चलो रिएक्टेंट को ही ले लेते हैं। रिएक्टेंट का ग्राफ ये आया, यहाँ पर कंसंट्रेशन लिया, यहाँ पर टाइम लिया। अब देखिए अब बात बदल गई है, ये कह रहा है कि मुझे तो किसी एक टाइम पे बताओ, यहाँ बताओ इस टाइम पे क्या रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, क्या किया आपने, ट्राई किया कि एक्स्ट्रा प्लॉट करो, लेकिन फॉर्मूला है क्या आपके पास इसका? नहीं है, डिफरेंस तो है ही नहीं। यहाँ क्या हो रहा है ना कि दोनों पोजीशन एक ही आ गई है, यानी आपका जो ये देखो, ये जो गैप था हमने लिखा था डेल्टा टी, ये किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। कि ये जो गैप है सिमट के जीरो हो गया। इज इट? अरे बोलते रहो भाई, कुछ सुनना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, और ये भी डेल्टा नहीं रहा, तो जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो होता है तो क्या लिखते हैं हम, डेल्टा आर को और डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, डी आर बाई डी टी। भाई छोटे समय के लिए, छोटे उसके लिए तो लिख सकते हैं ना ये। अब इतना कर लिया, लेकिन निकलेगा कैसे? अब आपको क्या करना है, इसका स्लोप लेना है। इस पॉइंट से एक स्लोप खींचिए, खींच लिया, खींच लिया क्या? अच्छा, स्लोप खींच लिया। अब देखो बहुत ध्यान से, ये जो एक्स एक्सिस पे जो टकरा रहा है ना, इसमें दो एंगल नजर आ रहा है। एक एंगल ये नजर आ रहा है आपको, इसको नहीं लेना है। एक एंगल नजर आ रहा है आपको ये, इसको लेना है, इसकी वैल्यू है थीटा। आई बात समझ में? बोलिए। और डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू होगा टेन थीटा। होगा कि नहीं होगा? बोलो, है कि नहीं है? तो थीटा की वैल्यू पुट करो, कितना भी हो। जैसे ये टोटल मुझे लग रहा है 180, तो इसको 30 भी मांगेंगे तो ये 160 आ जाएगा। तो 160 की वैल्यू पुट करोगे तो खट से आपका यहाँ वैल्यू आ जाएगी एक, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। क्लियर है क्या? बोलो, सबको क्लियर है क्या? सब बोला करो, सब बोलो, सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे। दोनों दोनों क्लियर हो गए? तो एक एक पार्ट हमने अपना इस चैप्टर का क्लियर कर लिया है। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। और दूसरा पार्ट है कि जो आपने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है, आर ओ आर आपने जो पढ़ा है, इसके ऐसे कौन से फैक्टर है जिन पर ये डिपेंड करता है? ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किसी
रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसकी हमको चर्चा करनी है। देखिए ये पढ़ाई नहीं है, ये जितनी इंडस्ट्री आपके सिलवासा में चल रही है ना, तो जो प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का, उस सबको डिसाइड करने का पैरामीटर है ये, कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितनी जल्दी हो, क्या क्या हमको फेवर करना है। क्लियर है? कौन कौन से फैक्टर हैं जरा देखते हैं। कुछ के बारे में पहले मैंने बता दिया था, कुछ में अब देखते हैं। करें स्टार्ट। नंबर 1, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। पहला पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट के नेचर पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि रिएक्शन का रेट क्या होगा। अब जैसे एक एग्जांपल हमने पढ़ा था कि मान लो कि आपका जो रिएक्टेंट है वो आयोनिक नेचर का है। कैसा है? कैसा है? आयोनिक है। एग्जाम्पल पढ़ा था आपने, NaCl AgNO3 क्या बना था? धड़ाम से AgCl और NaNO3 बना था कि नहीं बना था? कैसी रिएक्शन थी ये? वेरी फास्ट। ठीक। तो पहली बात तो ये है कि अगर रिएक्शन आयनिक रिएक्टेंट के बीच में हो रही है तो कैसी होगी वो? बहुत तेजी से होने वाली है। क्लियर है क्या? चलिए, दूसरा टाइप हमने देखा था, मान लो कोवलेंट हो, या हमने कहा था मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर, उसका एग्जाम्पल वही हम देख लेते हैं, अपना फेवरेट वन, N2 प्लस 3H2 2NH3, N ट्रिपल बॉन्ड N, 3 बॉन्ड होंगे, यहाँ पर HH का बॉन्ड होगा और यहाँ पर 3 नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो समझ रहे हो ना, यहाँ 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, यहाँ एक बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये जब टूटेगा तो ये नया बनेगा, तो इसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो टाइम लगेगा तो क्या होगा? कैसी स्पीड होगी इसकी? मॉडरेटली स्लो होगी ये, यानी ऐसी स्लो होगी कि हम इसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। हमारे पसंद की इक्वेशन है ये। ठीक, 2 पॉइंट क्लियर हो गए नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। बोलिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट ये है कि आपके पास रिएक्टेंट जो है ना, होमोजीनियस हो सकता है, और क्या हो सकता है? हेट्रोजीनियस हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता है? बोलो। बोलिए, हो सकता है नहीं हो सकता है? मतलब ये है कि आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं, दोनों होमोजीनियस हो सकते हैं, क्योंकि हम इतने सॉल्यूशन पढ़ा, सॉलिड पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि A प्लस बी रिएक्ट कर रहा है और C प्लस डी बना रहा है, तो अगर ये दोनों एक ही स्टेट में होंगे ना, सेम स्टेट, तो ये क्या है, क्या बनाएंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। तो जितनी जल्दी मिक्सचर बनने का मतलब क्या है? रिएक्शन करना, बॉन्ड बनाना। है कि नहीं? बोलो।
तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर रिएक्टेंट होमोजीनियस है और अगर हेट्रोजीनियस है, बताओ किसकी रिएक्शन फास्ट होगी, जल्दी बोलो। गुड, जल्दी से कंक्लूजन बोल दो नेचर ऑफ रिएक्टेंट का, जल्दी बोलो। कौन बोलेगा? प्रत्युष है क्या, प्रत्युष पांडे? अरे प्रत्युष क्लास में है क्या? देखो जिसको समझ में आएगा वही बोल पाएगा, बोलो। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? तो बोलो ना, सुनाई दे रही है तो बोलो जल्दी से। 3 का कंक्लूजन बोलो, क्या बताया मैंने? बेटा 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी बताइए जिससे हम आगे बढ़े। सामने तो लिखा है ना, अब बच्चा वो बोल पाएगा जो कॉपी में नोट कर रहा है, और कॉपी में नोट करना आसान है क्योंकि मैं भी तो लिख ही रहा हूं। वंदना तुम बोलो तो। है क्या वंदना क्लास में? बोलिए। अरे कोई मेरी आवाज सुन भी रहा है, नहीं सुन रहा है, बताओ जल्दी। तो बोल क्यों नहीं रहे हो यार? बंद कर दूं क्या? और 3 पॉइंट बताएं, जल्दी बताओ। एक तो होमोजीनियस होगा तो फास्ट होगा। स्टेट से तो होमोजीनियस ही बना, और क्या बताया? फास्ट करेगा, और क्या बताया? ठीक है, आयनिक में फास्ट, कोवलेंट में स्लो। कंपेरेटिवली, कंपेरेटिवली ना, अगर कोवलेंट कोवलेंट लोगे तो अलग केस बनता है। कंपेरेटिव ये है कि अगर आप कोवलेंट और आयनिक को कंपेयर करोगे, आयनिक फास्ट करेगा। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस को करोगे तो होमोजीनियस फास्ट करेगा। चलो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, कि आपकी जो रिएक्शन है ना उसका टेम्परेचर क्या है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, बढ़ेगा घटेगा? बोलिए। बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बढ़ने का कारण ये है कि क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। क्योंकि देखो पार्टिकल हैं, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये दौड़ेंगे तेज तेज, दौड़ेंगे तो टकराने के चांसेस ज़्यादा होंगे, टकराने के चांसेस ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन जल्दी होगा। ठीक है, और बॉन्ड फॉर्मेशन जल्दी होगा तो प्रोडक्ट भी फटाफट बनना शुरू करेगा।
एक ऑब्जर्वेशन कहता है कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इंक्रीज्ड बाय 2 और 3 टाइम्स। समझ गए कि जैसे ही आप टेम्परेचर, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन दुनिया भर के होते हैं, लेकिन ये जनरल ऑब्जर्वेशन है कि आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लीजिए आपने कोई रिएक्शन 100 पे करवाई और आप 110 पे करवा रहे हो, तो स्पीड में 2 से 3 टाइम इंक्रीमेंट आ ही जाएगा अपने आप। ठीक है, और इसी को हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। इस चैप्टर में दो ही चीज़ मेन है, एक कंसंट्रेशन और एक टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर के लिए हमें आर्हेनियस इक्वेशन, जो हमारा रिलेशन बताएगा, इससे आर्हेनियस इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। K इज इक्वल टू होता है ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। आगे जाके इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट? क्लियर? थोड़ा जोश से बोलो यार, क्या दिक्कत है? समझ में नहीं आ रहा क्या? बोलते रहिए। 2 पॉइंट क्लियर हो गया, पहला नेचर हो गया, दूसरा टेम्परेचर हो गया। अब कहते हैं एक्सपोजर टू रेडिएशन, या इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। देखिए, पहले हम पढ़ के आए हैं कि जो रिएक्शन है ना, उसके लिए जो एनर्जी है वो किसी भी फॉर्म में सप्लाई की जा सकती है। या तो आप उसको हीट दे सकते हो, या लाइट दे सकते हो, या आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो। पढ़ा है ना आपने सब? बोलो। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस कहते हैं कि जो लाइट वाली होती है ना, ये फास्टेस्ट होती है। ठीक है, ये क्या होती है? फास्टेस्ट होती है। अब इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाओगे तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम चेक करते रहेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, जब भी लाइट रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसको हम लिखते हैं एच न्यू से लिखते हैं। पक्का? क्या होता है ये एच न्यू? ये फोटोन है। एक फोटोन है, या फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है ना, तो फोटोन। तो ऑब्जर्वेशन ये बोलते हैं कि जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोटोन बढ़ता है नंबर। जब फोटोन का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। इसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोले जाओ आगे, जिससे आगे तो बढ़ूँ मैं। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। 4th पॉइंट देखिए, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया स्पेशली ये होता है सॉलिड वाले केस में, जहाँ पर रिएक्टेंट एक कम से कम सॉलिड हो। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। सरफेस एरिया इंक्रीजेस, ROR इंक्रीजेस। अब इसको एक हम सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप एक ग्लास दूध ले लीजिए या कप में ले लीजिए, इसमें आपने मान लो मिल्क भर के रखा है। मिल्क में चीनी डालते हो क्या? डालते हो क्या मिल्क में चीनी? नहीं डालते हो?
तो एग्जाम्पल ही कैंसिल करवा दोगे मेरा, डाल लो आज ही। तो देखो इसमें क्या है, जब आप किसी फैंसी उस पर गए होगे रेस्टोरेंट में, तो वहाँ बड़े बड़े क्यूब देता है वो, स्पेशली चाय के लिए। तो हम मिल्क ले रहे हैं, बच्चे हो ना, इसलिए मिल्क ले लिया मैंने। मान लो आपको ये बड़े बड़े क्यूब दे दिए जाएं कि इसमें घोलो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको छोटी छोटी अपना जो दाने आते हैं वो दे दिए जाए। बताओ जल्दी कौन घुलेगा? छोटा छोटा। क्यों घुलेगा? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। एरिया सबसे ज़्यादा होता है पाउडर का, इसलिए अगर कोई चीज़ पाउडर फॉर्म में है ना तो बहुत जल्दी से रिएक्ट करती है। इसीलिए रिएक्शंस को करने के लिए अगर वो सॉलिड में है तो उसका पाउडर बनाते हैं। लिक्विड गैस है तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर सॉलिड में है तो उसका क्या बनाते हैं? पाउडर। ठीक है, और समझो इसको गहराई से। देखिए हुआ क्या, आपके पास एक बड़ा क्यूब था, दिख रहा है बड़ा क्यूब? आवाज कम आ रही है उस साइड से यार। तो आपने जब दूध में डाला तो दूध ने क्या किया, इसको ऐसे घेरा चारों तरफ से, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ। पर आप देखिए कि किसको घेरा इसने, केवल किससे बाइंडिंग की? केवल सरफेस वालों से। अगर मैं इसके टुकड़े कर दूं, ऐसे टुकड़े बना दूं इसके, तो अब देखो क्यूब बन गए। एक क्यूब बन गया, दो क्यूब बन गया, तीन क्यूब बन गया, चार क्यूब बन गया। अब बताओ मिल्क जो घेरेगा वो ज्यादा घेरेगा या कम घेरेगा? ज्यादा घेरेगा ना। और छोटा करेंगे तो और ज्यादा। तो इससे वेरीफाई हो गया कि सरफेस एरिया बढ़ा पाउडर करने पर। तो ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो ज़्यादा रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन बढ़ जाएगी। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ भी पढ़ेंगे और अगले चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में तो बिल्कुल पढ़ेंगे, वो तो बहुत सारा पार्ट इसमें आता है। यहाँ पढ़ोगे, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिर पी और डी ब्लॉक में पढ़ोगे एग्जाम्पल, एकदम क्लियर हो जाओगे इसके लिए। तो ये कैटलिस्ट क्या है जी? कैटलिस्ट ये है कि मान लो आप एक जगह से बी जगह जा रहे हो। कैसे जा रहे हो? पैदल पैदल जा रहे हो। कोई बाइक वाला आ जाए, कार वाला आ जाए, कोई लिफ्ट वाला आ जाए तो क्या है, थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे, है कि नहीं? हाँ लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे गांव क्षेत्र के उसमें बैठ गए ना, तो वो इस तरह से चलते, ए से चलेगा, फिर यहाँ A1 पे रुकेगा, फिर A2 पे रुकेगा, इतना रुकती है गाड़ी कि पैदल ही पहुंच जाते उससे पहले। तो ऐसा भी होता है ना, है कि नहीं? ऐसा होता है नहीं होता है, बोलो। हाँ तो ये क्या करता है ना, कि जो कैटलिस्ट एक ऐसा है कि दो लोग खड़े ए और बी, इनमें छोटा सा विवाद हुआ, एक भाई साहब सी आ गए, क्या कर सकते हैं? मारकाट मचवा सकते हैं दोनों में, और या दोनों में कॉम्प्रोमाइज भी करवा सकते हैं। तो सीधी भाषा ये है कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस हैं, दे मे इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? सब्सटेंस which may increase or decrease rate of reaction। और एक बात है, without participating in the reaction। क्लियर है?
देखो ये सी जो भाई साहब है ना, अगर इनमें झगड़ा हो गया, पुलिस पुलिस आ गई मान लो, कहेंगे अरे मैंने तो कुछ नहीं कहा भाई साहब, मैं तो दूर खड़ा हूँ, मुझे क्या मतलब इनसे। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अब ये है क्या वही तरीका, इसके पास ऐसा क्या है जो ये कर सकता है, फिर ग्राफ से समझते हैं। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उस और आगे पढ़ते रहेंगे, तो थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। यहाँ ले लिया हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्शन किस स्पीड से चल रही है, और यहाँ पर हमने ले लिया एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, मतलब सबकी ले लेनी है आपको यहाँ पे। ठीक है, बोलिए। ठीक है क्या? अच्छा, अब देखो कंडीशन क्या है कि ये तो है ज़ीरो, तो रिएक्टेंट की अगर एनर्जी ज़ीरो है ना, तो ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि ज़ीरो है तो फिर तो उसको जगाना ही मुश्किल है। तो हर रिएक्टेंट की कोई कोई एनर्जी होती है। मान लिया कि ये पॉइंट पे उसकी एनर्जी थी ये। अब रिएक्शन का लॉ क्या कहता है कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी है ना, उससे काम नहीं चलता है, उसको प्रोडक्ट बनने के लिए एक हायर एनर्जी स्टेट में जाना पड़ेगा, और वो इस तरह से होगा। एक पॉइंट ये है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट, ये देखो एक्स एक्सिस पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। क्लियर है? दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो पहला डिफरेंस तो ये देखो, ये हमको नजर आ रहा है, ये गैप नजर आ रहा है। यहाँ देखो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये हमने एक्सोथर्मिक का एग्जांपल ले लिया है। सही है ना? सही है कि गलत है बोलो। लेकिन समस्या ये है कि भाई साहब ये जाने से पहले ना, भले ही प्रोडक्ट कम एनर्जी का बना, लेकिन इनको सबसे पहले एक पहाड़ क्रॉस करना पड़ेगा। पहाड़ का मतलब इसकी एनर्जी बढ़नी पड़ेगी। इस गैप को हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर। तो जब तक रिएक्टेंट इस एनर्जी बैरियर को पास नहीं करेगा, तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब ये इतना जाए तब जाके काम चले। तो कैटलिस्ट क्या कहते हैं, नहीं रुको भाई, जरूरी नहीं है कि तुम पहाड़ चढ़ो। मैं क्या करता हूँ, पहाड़ में थोड़ा चढ़ते हैं, थोड़ा सुरंग बना देते हैं या पुल बना देते हैं, तो इन्होंने ये अल्टरनेट रास्ता इसको दे देता है। तो अब आपको दिख रहा है ना कि पहले वाली एनर्जी से बाद वाली एनर्जी थोड़ी कम है। तो इसका मतलब कम एनर्जी पर रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बोलो सबको? सब बोलो एक बार जरा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक छोटा सा पॉइंट लेंगे, फिर लास्ट पॉइंट लेंगे। कौन सा पॉइंट आ गया ये? पॉइंट नंबर 6, प्रेशर ऑफ रिएक्शन। ये जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, ये केवल कहाँ काम आएगा जरा बताओ तो। दिस इज ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन। सही है ना ये बात? तो बोलो, प्रेशर का केस तो कहाँ आता है, गैसियस में आता है। वो भी क्या है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक।
नॉन स्टोक्योमेटिक रिएक्शन। अब नॉन स्टोक्योमेटिक मैंने बोला ना, एक ऐसा पीछा है, एक ऐसी रिएक्शन है, उसको कहीं भी फिट कर दो आप। पिछले साल भी उसमें पढ़ा था हमने, किसमें, ली शेटेलियर प्रिंसिपल, याद आ रहा है सबको? इसी के एग्जाम्पल से पढ़ा था कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा। तो ये इसका इफेक्ट ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है इस चैप्टर के हिसाब से, इनके बारे में हम बहुत लिमिटेड पढ़ेंगे। आ गई बात समझ में? सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम इसको लिखते हैं, वैसे प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। इसको बहुत देखना, इसको हम आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सारी कहानी इसी से चलने वाली है। सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? जल्दी बोलो। अरे सुनाई दिखाई दे रहा है सबको? चलिए, तो देखिए जनरली, पहली बात है जनरली। जनरली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीज concentration ऑफ रिएक्टेंट। ये जनरली बता रहा हूं मैं, एक जो जनरली हमको ज्यादातर रिएक्शंस में देखने को मिलेगा। पहली बात नोट हो गई सबको? ठीक है। दूसरी कंडीशन है रेट ऑफ रिएक्शन, अब ये एक्सेप्शन वाले केस आएंगे, मे ऑल्सो डिक्रीज ऑन इंक्रीज कंसंट्रेशन। आगे लेंगे इसके एग्जांपल्स हम ना। क्लियर यहां तक? थर्ड पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड। ऐसा भी केस आएगा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कुछ भी करो। ठीक है। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन may also depends upon concentration of product। और लास्ट है rate of reaction may depends on one or all or none of reactants concentration। इतना ज़्यादा वेरिएशन है, इसीलिए तरह तरह के एग्जाम्पल लेंगे हम अलग अलग तरह के, और उससे इसको हम क्लियर करेंगे। सबको समझ में आ गया क्या? बुक को जरूर पढ़ना है, एक बार बुक को पढ़िए, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ छूटी होती है उसको भी देख लीजिएगा, और वेरीफाई ज़रूर करना है एक बार, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट